नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भरतनाट्यम डांसर, समाज सेवी, प्रवचन देती हैं, लेकिन अब राजनीति में एंट्री कर रही हैं और अजदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद से ताल ठोक रही हैं। स्वागत कीजिए हमारी खास मेहमान माधवी लता जी का। माधवी लता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। माधवी लता जी, सबसे पहला सवाल जो मेरा ये है वो ये कि एक भरतनाट्यम डांसर ने आखिरकार ये फैसला कैसे किया कि उनको समाज सेवा करना है, उनको राजनीति में जाना है, राजनीति बदलनी है, देश को बदलना है, देश को आगे बढ़ाना है। माधवी जी। मैं कभी सच राजनीति को कुछ अलग नहीं समझा है जीवन से। जी बिकॉज मेरा सब्जेक्ट भी एमए पॉलिटिकल साइंस ही था। मैंने वाज डूइंग, मैं पोस्ट ग्रेजुएट कर रही थी मैं। तो इस सब्जेक्ट पे मुझे बचपन से ही एक खास दिलचस्पी रही थी और मैं समझती थी कि राजनीति ऐसा करियर है जहाँ पे एक इंसान जब जी जीवन में पूरी तरह से एक मैच्योरिटी लेवल पे आ जाए, जैसे कि इंसान को समझना चाहिए कि ये प्रजा का पद है, जहाँ प्रजा चुनते हैं आपको, तो प्रजा के लिए आपको काम करना पड़ेगा। जी अगर आप अपने आप को समझते हैं कि आप एक सोशल वर्कर हैं या आप ट्रू जर्नलिस्ट हैं, आप सही मायने में एक पब्लिक सर्वेंट है, ऑल दिस आर पार्ट ऑफ यू वर्किंग विथ पीपल, यानी आप प्रजा के साथ बड़ी नजदीकी से आप काम कर रहे हैं। वहां एक जर्नी में, अपने रास्ते में एक ऐसा स्टेशन पॉलिटिक्स भी बन जाता है। और मेरे जितना भी काम मैंने आज तक किया है 20 जी सालों से सोशल समाज सेविका के जैसे, शायद मुझे अभी एक अच्छा मौका मिला है वहां पे पॉलिटिक्स में भी आ जाए, पावर के साथ लोगों के लिए और सेवा करें बिना रुकावट के। जी माधवी जी, एक और बात बताइए। आपकी छवि बेहद सख्त मानी जाती है, आपको बेहद आक्रामक बताया जाता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं सच्चाई का साथ देती हूँ, निर्भय बात करती हूँ, डर नहीं है, नहीं जो नहीं। है वो बात करती जी हूँ। ऐसा कहा जाता है कि हैदराबाद में उन इलाकों में भी चले जाते हैं आप जहां पर लोगों को अमूमन जाने से डर लगता है, उन इलाकों में भी आप चली जाती हैं और वहां के लोगों से कनेक्ट करती हैं, वहां के लोगों से बातचीत करती हैं। बिकॉज मेरा तो एक ही मानना है भैया, जो वहां पे रहते हैं, अब बताइए उनका हालत क्या हो सकती है। अगर वहां तक जाने के लिए अगर मैं डर जाऊं, तो मैं प्रजा के बीच और प्रजा के साथ काम कैसे करूंगी। डर जो है इंसान को और डराता है जब वो सच्चाई के पथ पर जाने पे संकोच करते हैं। लेकिन मैं जा रही हूँ प्रजा के बीच, वो बीच में ना, तो ठीक है, अगर वहां पे ऐसे हालात है तो मुझे और भी जाना चाहिए और भी समझना चाहिए जी कि ऐसा क्या हालात है जिनके बीच में ये प्रजा भी जी रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं। जी, आपने डर देख और लेते हैं हालात के वो भी। बारे में बात की। माधवी जी, इसको जरा समझाइएगा दर्शकों को, क्योंकि ना हैदराबाद के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो अजदुद्दीन ओवैसी का नाम चर्चा में आता है और दूसरी बहुत मतलब खासकर नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में आप इस बार बता रही हैं तो लोगों के समझ में आ रहा है क्या हालात हैं, किस तरह की स्थिति है जिसके बारे में आप खुलकर बात करती हैं। मैं आपको एक ऐसे जगह है, ज्यादा भी है लेकिन चंद जगह समझाती हूँ, जहां पे अगर आप सैदाबाद के तरफ जाएंगे, उसके बाद से आप बारकास के तरफ जाएंगे, शालीबंडा के तरफ जाएंगे, तो आप और धूलपेट के तरफ जाएंगे, या आप जाएंगे, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे लोग वहां से निकलते हुए भी, जो जहाँ पे मुसलमानों का जो इलाका होता है, वहां पे सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन चंद लोगों को वहां पे तैनात किया रहता है। जहां से अगर कोई हिंदू जाके निकल के भी जा रहे हैं, तो उनको एक प्रकार का डर पैदा रहता है उनके अंदर, क्योंकि आते जाते रास्ते में लड़कियां हैं तो छेड़ते रहते हैं लोग, उन लोगों को ना भड़काते हैं लोग। और अगर कोई थोड़ी रात के टाइम में कोई वहां से हिंदू निकल भी गया, आम जनता जो है मुसलमान, वो कुछ भी नहीं करते, लेकिन कुछ लोग तैनात किए रहते हैं। अभी ये कैसा है मैं भी बताती हूँ। ये लोगों को पूरे रोड पर जितने भी फल मुसलमान बेचते हैं, उसमें बहुत ही कम वहां के हैदराबाद के लोकल मुसलमान रहते हैं, जो अपने काम करते हैं, बेचारे निपट के घर चले जाते हैं। लेकिन कुछ बंडी ऐसे होते हैं जो यहाँ के मुसलमान होते ही नहीं, वो बाहर से आए हुए मुसलमान रहते हैं, और उनका एक अंडरस्टैंडिंग होती है। एक 100 ऐसे बंडी रहते हैं, एक के बाजू एक के बाजू एक के बाजू एक, जो एक इशारे में सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं एक जगह।
और मारम पीटी करते हैं। अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आप हंसी मजाक में जाते रहिए। आप समझिए हंसी मजाक में किसी किसी बंडी के ऊपर, जी। किसी फल के बंडी के ऊपर आप ऐसे झुक भी गए, कारण उठा लेते हैं। आप देख रहे किसी को, कारण उठाते हैं। आप बोलते हैं ठीक है भैया कोई बात नहीं, मैं इसके 1 किलो का पैसा दे दूंगी, प्लीज ले लीजिए, उसका भी कारण उठा लेते हैं। तो ये लोग 24/7 24 घंटे एक किस्म के मारम पीटी पे उतरने की एक हर वक्त दिमागी तौर पर अलर्ट रहते हैं लोग। ये लोग यहाँ के मुसलमान नहीं होते हैं लोग, और चंद लोग ऐसे होते हैं, जैसे अगर कोई अच्छे रिपोर्टर है वहां सच्चाई पता लगाने जा रहे हैं, तो अगले दिन उनको धमकी मिल जाती है, आप क्यों आए इधर इलाका में, क्या करने आए, किससे मिलने गए। इंसान को वहां स्वेच्छा नहीं है, आप सच ढूंढने के लिए जाओगे और आप किसी को मालूम नहीं है, तो समझिए आप वापस घर तो नहीं आओगे, या आपको ऐसा डेथ थ्रेट मिल जाता है जी। कि आप अब की बार ये छोड़कर यहां से निकल जाना चाहिए। तो आपको डर नहीं लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि मैं मौत से नहीं डरती हूँ ना, तो मुझे डराने वाली बात कौन सा आएगा अभी जी। इंसान को तो मौत से डर लगना नहीं तो चाहिए। आपको भी धमकी दी गई होगी, जब आपको भी मौत, डराया जाता होगा, आपको भी लाइफ थ्रेट दिया गया होगा। नहीं अभी कैसा है ना भैया, हम तो सब छोड़कर निकल गए जा रहे हैं ना, अभी हमको डर नहीं है ना, तो हमारे आजू बाजू वालों को डराते हैं, जो मुझसे आके बात करते हैं उनको डराते हैं। अगर कोई रिपोर्टर हमारा इंटरव्यू ले लेते हैं यहाँ लोकल का, तो उनको डराते हैं, निकाल के फेंकने की बात करते हैं। तो मेरा आजू बाजू का सराउंडिंग्स को बहुत डराते हैं लोग। कौन? अच्छा। यानी तो आप भी जी। देखिए, हाँ, बोलिए बोलिए, पूरा कीजिए माधवी जी। कमेंट सोशल मीडिया में नहीं तो कमेंट्स फेंकते रहते, आएंगे देखेंगे, ये नहीं जीतेगी, इन्हू कौन है, बदतर सुलूक के बातें उसके अंदर फेंकते रहते हैं। सो दे, दिस इज हाउ दे हैंडल इट। एएमआईएम वाले, दिस इज हाउ दे हैंडल यू। बोलते वो लोग क्या करते देखते हैं, अगर डराते हैं, आप डर गए तो अच्छी बात है, आप नहीं डर रहे हैं, सबके कैरेक्टर पे करते हैं, फिर देखते हैं आपको कौन मदद कर रहे हैं। तो दे बेसिकली क्या करते हैं, इनका सोच विचार इस प्रकार से होता है कि आपको किस प्रकार से डिस्करेज करते 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 लेके जाए, वहां से निकाल के फेंक दे। कौन है ये लोग? ओवैसी की पार्टी के हैं, कोई राजनीतिक पार्टी से हैं, बीआरएस से हैं, किस पार्टी से हैं, या फिर किसी पार्टी से नहीं देखिए है? अब ये एक अनसोशल अब एलिमेंट्स हैं, असामाजिक तत्व हैं। देखिए अभी बहुत सीधी सादी बात है भाई साहब, अभी बीआरएस का तो यहाँ कुछ करना वरना नहीं थे, जब था वो अलग है, वो भी कर चुके हैं, वो अलग बात है। आज फिलहाल पॉलिटिक्स डायरेक्ट बीआरएस तो यहाँ पे है नहीं, और कांग्रेस वालों के साथ हमारा कभी कुछ हुआ नहीं, जो नहीं हुआ तो हमको बात ही नहीं करना चाहिए। अभी मुद्दा ये है कि अगर कोई एआईएमआईएम से पॉलिटिकली या बिजनेस पे कराने आगे उनके हैदराबाद के लोकसभा पार्लियामेंट, जो उनके इलाका मानते हैं वो लोग किसी को नहीं छोड़े आज तक, और रिपोर्टर्स को तक नहीं छोड़े, जो ओपन है, ओपन इंफॉर्मेशन है ये, वो रिपोर्टर्स को नहीं छोड़ते हैं। वो लोग एमएलए, मुस्लिम एमएलए को नहीं छोड़ते हैं, दूसरे पार्टी के हैं तो वो खुद के लोगों को भी अगर सच्चाई सामने पेश करने की अगर वो हिम्मत कर ले तो उनको भी नहीं छोड़ते हैं। माधवी जी, अब आपके मैं इस चुनावी कैंपेन पर आता हूं। आपको पता था आपको हैदराबाद सीट मिलने वाली, आपको ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ना? नहीं पता था मुझे, ऐसा सरप्राइज आया मेरे पास ये। मैं चाहती थी कि मुझे चाहिए, लेकिन वो देंगे ये मेरे लिए तो आश्चर्य की बात था, सरप्राइज ही था मेरे लिए। तो आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपने इस बारे में सुना कि आपको ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ना है? मैंने एक 2 मिनट के लिए शांति से बैठ गई, ये समझने के लिए कि ये सारा सच है, मैं जिंदा हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं धरती पे हूँ, और ये न्यूज चल रहा है और मैं सुन रही हूँ। तो ये सच मानने के लिए 2 मिनट मुझे शांति से बैठना पड़ा। मेरे आजू बाजू मेरे परिवार लोग थे, चिल्ला रहे थे खुशी से, लेकिन ये अभी भी सिंक नहीं हो रहा था मुझे, जी। टाइम लगा मुझे बहुत देर तक सिंक होने के लिए। माधवी जी, 40 साल से हैदराबाद पे ओवैसी और उनके परिवार का कब्जा, उनकी पार्टी का कब्जा, आपको नहीं लगता एक बहुत बड़ी चुनौती आपने मोल ली है और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है आपके लिए? कैसे देखती हैं आप इसे? मैं चुनौती नहीं कहूंगी, बहुत बड़ा, मैंने एक कैसे बताऊं आपको, ये मेरे लिए कंपटीशन से ज्यादा, चुनौती से ज्यादा
मैंने एक ऐसा डेंजर मोल ली है मैंने, खतरा क्योंकि मोल ले लिया है। कंपटीशन जब होता है ना भाई, खतरा मोल ली मैंने, क्योंकि कंपटीशन आपको तब आता है जब वहां पे न्यायबद्ध आपको मतदान देने का एक एक प्लेटफॉर्म मिले आपको, यानी कि अगर आपका पोलिंग न्यायबद्ध होता है, हम्म। बिना कोई रिगिंग का, हम्म। बिना कोई दंगे फसाद का, बिना कोई वहां पे लोकल पुलिस कॉम्प्रोमाइज का, हम्म। तब आप कह सकते हैं कि हमारा ये जो लड़ाई है वो कठिन है। लेकिन ये लड़ाई लोगों के बीच, लोगों को प्यार जीत कर वोट डालने में नहीं है ना भैया। ये तो एक अलग ही तरीका का इलेक्शन है ये भारत देश के टॉप 5 माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्युएंसीज में एक है ये। दो 2000 पोलिंग बूथ, यानी 1944, हम्म। 1944 पोलिंग बूथ में 1100 माइनॉरिटी बूथ है यहाँ पर। हालांकि ऐसे बहुत सारे पोलिंग बूथ हैं जो घर के अंदर हैं। ऐसा बहुत सारे पोलिंग बूथ है जहां पे, जैसे कि तालाब कट्टा, जिसका नाम मुझे पहले नहीं आ रहा, तालाब कट्टा। तालाब कट्टा इतना डेंजरस जगह माना जाता है। मैं इस तालाब कट्टा के बारे में बताती हूँ आपको। मैं इसी तालाब कट्टा के बारे में एक 5 साल पहले वहां पे स्कूल को, एक माइनॉरिटी स्कूल था वो, वहां पे बच्चों को बेंचेस वेंचेस कुछ नहीं थे। जी। तो मैंने वहां पे बच्चों को बेंचेस प्रोवाइड कर कर, वहां स्कूल रिपेयर करवा कर, वहां का पानी का फैसिलिटी करवा कर, बाथरूम्स रिपेयर करवा कर, बच्चों को यूनिफॉर्म, शूज, बैग्स, बुक्स दिलवा कर, खाना खिलाकर मैं उनको एक न्यू रीमॉडलिंग करवाई थी, पूरे स्कूल को रेनोवेट करवाई। हम्म। हमारे जितने भी काम करने वाले इंजीनियर जा रहे थे, एक दिन जाके आके मुझे बताए, मैडम हमारा गाड़ी वहां जाना है तो हमको जो भी अंदर हनुमान जी का या जो भी रेड जो भी क्लॉथ होते हैं, जो भी है भगवान का, हमको सारे निकाल के जाना पड़ता है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा? मैं एक ही बात बताई, वो बच्चे मुझे सबसे मायने रखते हैं। आप जाइए वैसे, क्योंकि कतरा आप भी नहीं मोलना चाहिए, लेकिन मैं वादा कर चुकी हूँ छोटे बच्चों को कि मैं स्कूल को रिपेयर करके दूंगी। कि मैंने कॉम्प्रोमाइज हो गई थी, सारा निकलवा कर हम गए जी। वहां पर। लेकिन लेकिन माधवी जी लेकिन जो, आज हम कॉम्प्रोमाइज होने वाले नहीं है। जी लेकिन माधवी जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करने की बात कह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि इलेक्शन रिग्ड होते हैं, कई बार बोगस वोटिंग भी हो जाती है, और इसलिए पिछली बार भी ओवैसी 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। तो आप कह रहे हैं कि घर के अंदर कई जगह पोलिंग बूथ्स बने होते हैं, ऐसे में फेयर इलेक्शन होना या फेयर इलेक्शन में बिलीव कर पाना ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। दूसरी बात यह कि इस लेवल पर अगर इलेक्शन हो रहा है तो फिर आप कैसे इसमें कंपीट करेंगे? तो ये तो हम इसके रिपोर्ट, एक बात तो ये, हमें इलेक्शन कमीशन को 1100 सेंसिटिव पोलिंग बूथ का इंफॉर्मेशन हमने सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को भिजा दी। अभी मेरे समझ में तो ये नहीं आता कि यहाँ का, जैसे कि यहाँ स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है उनको आधार होना पड़ता है स्टेट का सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। आप जितने भी बड़े बड़े पुलिस अफसरों को आप ये कह दे कि वो लोग सेंट्रल इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशन के दायरे में काम करेंगे, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन को थोड़ी वहां के सर्कल इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कॉन्स्टेबल्स ये थोड़ी पता रहेंगे भैया, बताइए आप। आगे जाकर उनको कांग्रेस गवर्नमेंट में काम करना पड़ता। आगे जाकर कांग्रेस गवर्नमेंट तो पूरा की पूरा ओपनली एएमएम को मदद दे रही है। तो इलेक्शन कमीशन लोग कहते हैं कि यहाँ पे सुपरिटेंडेंट हमारे साथ है, पढ़े लिखे हैं, बड़े पोस्ट में हैं, साउथ जोन के जोनल ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर कहते हैं। क्या थोड़ी ये लोग जाकर जी। 1100 पोलिंग बूथ के कॉन्स्टेबल्स, एसआई, सीआई से थोड़ी ये लोग स्ट्रिक्ट रहेंगे? ये नहीं करेंगे ना। द प्रॉब्लम इज एट ग्रास रूट लेवल। हाँ। और ऐसे माइनॉरिटी बूथ के पास यू आर सपोज टू अरेस्ट ऑल लोग गूंस। ये लोग बोलते हम कर दिए। अभी ये लिस्ट कौन भैया पता लगाना, किसको पड़ा है, कितने सारे गूंस है, कितने सारे अरेस्ट हुए हैं, कितने सारे लोगों को आप जेल में रखे। हम्म। हु इज गोइंग टू डू दिस? दे विल। अब ये सारा काम वो लोग क्या करते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन वाले जीएचएमसी को दे देते हैं। अभी जीएचएमसी क्या कर रहा है, कितना कर रहा है,
ग्रास रूट लेवल पर इसका ऑडिट करने वाले कौन है? दिस इज व्हाट आई एम कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू रिप्रेजेंट। मैं रिप्रेजेंट करते ही रहूंगी, मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं कंटिन्यूअसली करते रहूंगी, मैं आवाज उठाते ही रहूंगी। बिल्कुल, आपने आपके बारे में सुना भी है कि आपने बचपन से बहुत संघर्ष किया और अभी भी आपका ये संघर्ष जारी है, ऐसा लग रहा है माधवी जी? हाँ जी, क्योंकि मैं इसी आम जनता से बाहर आई हूं से हूँ कि आम जनता संघर्ष करने के लिए डरती है, इसलिए मैं उनकी तरफ से संघर्ष कर रही हूँ। आखिरी मिनट तक संघर्ष करती रहूंगी, क्योंकि ये सिर्फ जीत और हार की बात नहीं है, ये मिसयूज ऑफ सिस्टम है। ये कहाँ सुना है हम लोगों ने डेमोक्रेसी में कि दो दो पार्टी हाथ मिला देते हैं जी। और मनमानी के जैसे पोलिंग कंडक्ट करते हैं और इलेक्शन कमीशन को एक डार्क में लगा देते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पे जीएचएमसी में डिपेंड करना पड़ता है। ये कब खत्म होगा भैया? ये कहाँ मिलेगा जस्टिस है कैंडिडेट को? ऐसा तो हम किसी को जागीर लिख के नहीं दे सकते हैं ना, भैया ये कॉन्स्टिट्यूंसी आप ही का है, अब जिंदगी भर आप ही बने रहो इसके एमपी एमएलए। तो ये बहुत मुश्किल वाली स्थिति है जिसमें आप जिसमें इलेक्शन फाइट कर रही हैं, जैसा कि आप बता रही हैं, और ये भी बता रही हैं कि कई जगह ऐसे हैं जहां पर तो लोगों को निकलने में भी डर लगता है और वहां पर आसानी से आना जाना नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो हैदराबाद के चुनाव में बार बार देखा गया, वहां की राजनीति में देखा गया है, पोलराइजेशन बहुत जबरदस्त तरीके से होता है। चाहे वो ओवैसी भाइयों के बयान में देख लीजिए, चाहे वो जो रैलियों के मंच से जिस तरह की तकरीरें करते हैं, जिस तरह की भाषा बोलते हैं। अब छोटे ओवैसी को ले लीजिए, कहते हैं कि हम 15 करोड़ आप हमको फ्री कर दो, फिर हम दिखाते हैं हम क्या चीज है। ऐसे सेंटिमेंट से कैसे आप मुकाबला करेंगे? भैया ये सेंटिमेंट नहीं है, मेरे हिसाब से एक इंसान अपने कैरेक्टर से नीचे गिरना है। ये कहाँ का पोलराइजेशन हुआ? या पोलराइजेशन का मतलब वो लोग इतना हेट्रेड स्पीचेस देते हैं, हमारे हिंदुत्व का मजाक उड़ाते हैं, और देखिए तो कोई कोई इसके बारे में कुछ कहता तक नहीं है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कौन है अपने असदुद्दीन जी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बार बार बात करते हैं। राइट टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या ये है कि किसी और के मजहब को आप जो मनमानी आए जो मुंह में आए बोल देंगे आप? राइट टू एक्सप्रेशन का मतलब ये है, राइट टू स्पीच का मतलब क्या ये है आर्टिकल 19 के तहत कि आप किसी को बोले चुटकी 15 मिनट का चुटकी देकर कहेंगे पुलिस को हटाइए, हम जो चाहिए कर सकते हैं? ये 21 ईयर्स पे जब शादी को बढ़ाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री जी, अब उस पे कुछ नहीं हो सकते और कहते हैं फ्रीडम निकल गया इंसान को, लेकिन आप वही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर चुटकी बजा सकते हो। अभी अकबरुद्दीन जी का भी है ना जी स्पीच, जहां वो कहते हैं इनके देख के कितने और हंसते हुए, ऐसा हंसी इंसान समझता है वो खुश है कि इनके देवताओं को देख के राम बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, हनुमान बोलते हैं, गणेश बोलते हैं, लक्ष्मी बोलते हैं। अब देखो भाग्य लक्ष्मी कहां से आ गई? इट इज हाउ दे टॉक एंड देयर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। इट इज डेमोक्रेसी, इट इज सेक्युलर नेशन। माधवी जी, आप जिस पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो पोलराइजेशन नहीं है, वो उकसाना है, वो हिंसा के लिए भड़काना है। तो फिर ऐसी राजनीति में फिर कैसे एक लेवल पे फाइट कैसे हो पाएगी? बार बार सवाल उसी पे आ रहा है, आप कैसे मुकाबला करेंगे? आप कह रहे हैं आप संघर्ष लगातार करती रहेंगे, क्या आपने कभी इस तरह का बयान दिया? आप तो मैंने सुना है कि मुस्लिम महिलाओं से भी आप मिलने के लिए चली जाती हैं, आप उनको कहती हैं कि भाई बच्चे कम पैदा करो, काम करो, भविष्य बनाओ। तो आपको तो वो लोग अपना दुश्मन मानते होंगे। अभी आपको जब वाई सिक्योरिटी मिली, वाई प्लस सिक्योरिटी, उस पर भी ओवैसी ने सवाल उठाए। तो आप जो हैदराबाद को बदलना चाह रही है वो उनके लिए ठीक नहीं, उनको ऐसा लगता है, तो वो तो आपको थ्रेट मानते होंगे। क्या मैं सही हूं? जी, हम पहली बार तो कभी मुसलमानों को या इस्लाम मजहब के बारे में हमने अक्सर तारीफ की है। हम इफ्तार पार्टियों में जाते हैं, हम शिया भाइयों से मिलते हैं, हम पसमंदों का मदद करते हैं, हम उनका मेडिकल कैंप्स करवाते हैं, हम फ्री मेडिसिन देते हैं, हम मदरसों को मदद करते हैं। मैं ऑर्फनेजेस जाती हूँ, शिया मुस्लिम के ऑर्फनेजेस जाती हूँ, मैं जितना हो सके उनका मदद कंटिन्यूसली करते रहती हूँ। तो ना मुझे उनसे खतरा है, ना उनको मुझसे खतरा है। खतरा होता तो 8 साल में कैसा काम कर सकती बताइए आप? खतरा तो यहाँ पे पॉलिटिकली है। पॉलिटिकली शायद असद जी को लगता है कि हम अब के बार उनके गढ़ खींच लेंगे, हम जीत लेंगे। दिस इज मोर अ पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी।
दिस इज नॉट अ रिलीजियस इश्यू एट ऑल विच ही वांट्स टू मेक। वो बनाना चाहते हैं मुद्दा मजहब का, वो बनाना चाहते हैं, क्योंकि उसी मुद्दे पे तो आज तक लोगों को भड़काकर एक चंद वोटें लेकर, चंद माइनॉरिटी बूथ्स को इधर उधर दलवाकर, थोड़ा वो यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो यहाँ पे फिलहाल जो गवर्नमेंट जो बदलती है उनसे हाथ मिलाकर, अभी ऐसी थाली है भैया जिसमें हर कटोरी में एक 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 है। एक तो रिगिंग है, एक तो भड़काऊ भाषण है, एक तो यहाँ के पार्टी जो जीतती है उनसे हाथ मिलाना है, जी। एक तो यहाँ पे जब पार्टी से मिल लेते हैं आप लोकल जो चाहिए जीएचएमसी से करवा सकते हैं। जीएचएमसी का असिस्टेंट कमिश्नर आज तक तैनात नहीं हुआ, जो बहुत सारे थे भैया, जो बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स थे जिनके ट्रांसफर हो जाते हैं। साउथ जोन में कोई अच्छा काम करे हिम्मत से, उनका ट्रांसफर हो जाते हैं, नहीं रखते वहां पर। इतने मिले हुए हैं वो लोग। इस मुद्दे को लेकर मैं लड़ रही हूँ। ये सिर्फ चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये डेमोक्रेसी का मुद्दा है। यहाँ पे हमको डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ पे लोग सही मायने में लोकतंत्र के देश में रहकर सही मायने में आकर निडर होते ओवैसी हुए। तो जी, एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी तो कहते हैं कि भाई देश संविधान से नहीं चल रहा, लोकतंत्र से नहीं चल रहा, मुस्लिमों से उनकी मस्जिदें छीनी जा रही है। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई प्रभु श्री राम की, तो कह रहे थे इस देश में मुसलमानों से उनकी मस्जिदें छीनी जा रही है। वहां पर भी पोलराइज कर रहे थे, वहां पर भी लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। ये कौन से बाबरी मस्जिद के बारे में कह रहे हैं भाई साहब? जो मस्जिद कभी भारतीय बनाए नहीं, वो लोग खुद अपने ही जगह पर, अपने ही हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी में उनका हाथ है इतने सारे मस्जिद तोड़ने में और जगह हड़पने में, उनका हाथ है इतने सारे वक्फ बोर्ड उठा के मंजिलें बनाने में। अब ये किंग्स ग्रुप ही है ना, क्यों बड़े बड़े नाम लेना? किंग्स ग्रुप वालों कहाँ कहाँ नहीं है, कभी आइए आप, आके देखिए, एक छोटा सा शूटिंग करिए आप जैसे ही हैदराबाद ओल्ड सिटी में जाएंगे, किंग्स ग्रुप का इतने सारे मंजिलें मिलेंगे आपको, फंक्शन हॉल्स मिलेंगे, और आप पीछे चल के जाएंगे, निकलवाइए उनका पूरा पेपर्स, देख के पहले किसके थे पता चल जाएगा आपको। आधा से ज्यादा तो वक्फ बोर्ड के लैंड है वो। कहीं इधर उधर मस्जिद भी तोड़े, इधर उधर मंदिर भी तोड़े ये लोग कुछ नहीं छोड़ते। लेकिन ये बात बाहर बताने वाले आज तक नहीं आए ना। तो ये कहां बाबरी का मस्जिद के बारे में बात कर रहे हो? जो मस्जिद किसी मुगल ने बनाया, कभी इस देश के थे ही नहीं वो, उसके लिए लड़ रहे हैं क्यों? ये आश्वासन दिलाने के लिए सारे देश के मुसलमानों को कि हम आपके लिए हैं, लेकिन वो उसी मुसलमानों के मस्जिद तोड़कर, उसी मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को हड़प कर वो खुद के इमारतें बना रहे हैं वहां पर। ये बताने वाला आगे कैसा आ सकते हैं? मतलब आप क्योंकि डरते हैं लोग उनसे। जी, आप ये कह रहे हैं कि वहां पर भी करप्शन बहुत चरम पर है। बहुत, इतना कि करप्शन को डर जाएगी। अगर करप्शन एक इंसान होता ना, वो भी डर जाएगी। इतना करप्शन, अरे भाई ये मुझसे भी नहीं होगा। ये एक बात और बताइए माधवी जी, आपके चुनावी कैंपेन के बारे में बताइए। आप किस तरह से क्या रणनीति लेकर चल रही हैं, कैसे लोगों को कनेक्ट कर रही हैं, लोगों को क्या बता रही हैं, लोगों से मिल रही हैं? तो आपके जो अपोजिट खड़े हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टियां, उनको क्या आप कैसे एक्सपोज करने की कोशिश कर रही हैं? आपका कैंपेन कैसे चल रहा है? देखो भाई, पूरे जितने भी पसमानदा मुसलमान हैं जी, हम उनको एक ही बात कहते हैं, शिया है, बोरा कम्युनिटी है, आगा कम्युनिटी है, पसमंदे है, इन सारे अहमदिया से, इन सबसे हम एक ही कहते हैं कि जब मुसलमान कम्युनिटी आता है कि भैया आपका तरक्की देश का तरक्की है। प्रधानमंत्री जी ने थोड़ा भी कसर नहीं छोड़ा है आपके तरक्की के बारे में सोचने के लिए। जितने आयोजन बाहर निकाले हैं ना, वो सबको ध्यान में रखते हुए निकाले प्रधानमंत्री जी। ऐसे बहुत सारे योजना मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जैसे कि लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, और उज्ज्वला योजना है, विश्वकर्मा योजना है, स्वावलंबन योजना है, मुद्रा लोन से उन तक नहीं पहुंचने दिए, हम उन तक ये सारे योजना पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये भी उन तक पहुंचने नहीं दिए। और वहां पे गली मोहल्ले इतने अस्वस्थ रहते हैं, जिसके वजह से वहां के लोग बार बार
बार बार बीमार पड़ जाते हैं। तो सारी मोहल्लों के साफ हो जाना चाहिए। पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट स्कूल स्टैब्लिश हो जाना चाहिए। मदरसों में अंग्रेजी पढ़ाई के लिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन दिलवा देंगे हम लोग। सेंट्रल वक्फ बोर्ड के उनके उनके तरफ हम लोग डाइवर्ट करेंगे। जितने भी फंड्स हैं हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट को बढ़ाने के लिए फंड्स उन तक डाइवर्ट करेंगे हम लोग। और जितने भी वक्फ बोर्ड्स प्रॉपर्टीज आज तक हड़प कर ले लिए हैं, यही लोग हम उन पे मुद्दा लगाएंगे, मुद्दा उठाएंगे उसका, और उन पर हम सवाल उठाएंगे कि ये प्रॉपर्टीज वापस वक्फ बोर्ड को मिलना चाहिए। और वहां पे इंस्टीट्यूशंस करवाएंगे, वहां पे आईटी कंपनीज लाने का हम लोग प्रयत्न करेंगे, वहां पे फ्लाईओवर्स फिनिश करवाएंगे, रोड्स वाइडन करवाएंगे हम लोग। और हर बस्ती में एक छोटा सा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जहां का डॉक्टर लीगली फिट है, एक डॉक्टर के तरह, एमबीबीएस पढ़े लिखे। माधवी जी, अब मैं मोदी सरकार के बड़े फैसलों के ऊपर आता हूं। चूंकि आप पासमानदा मुसलमान, बोरा मुसलमान, इन कम्युनिटी से जुड़ी हुई हैं, बीजेपी हमेशा इन मुसलमानों की बात करती है और कहती है कि मुसलमान में एक तबका बहुत पिछड़ा हुआ है, जिनकी बात अभी आप भी कर रही हैं और जिनके बारे में आप बता रही हैं, उनके लिए आप काम भी करती हैं। इन मुद्दों का पासमानदा मुसलमानों में, बोरा कम्युनिटीज में या पिछड़े मुसलमानों में कितना इंपैक्ट है? जैसे 3 तलाक का विषय हो गया। 3 तलाक का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा था 2019 के इलेक्शन में भी, 2024 के इलेक्शन में भी एक बड़ा मैटर है। क्या इससे उनकी जिंदगी में कोई फर्क आया है, कोई असर आया है 3 तलाक के इस कानून के बाद? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन परसेंटेज जरा हैदराबाद लोकसभा में कम है, क्योंकि जी यहाँ पे ये लोग जो भी प्रधानमंत्री जिस प्रकार के आश्वासन देते हैं, को पकड़ते हैं, तो वो इस पर कायम से ठहरने की हिम्मत ला ली है। लेकिन जो अभी भी औरत जो पढ़े लिखे नहीं है, अभी भी इसके हवस है, इसके शिकार हो रहे हैं, वहां पे उनके मदद करने के लिए एमपी है जिनके यहाँ 7 एमएलए कॉन्स्टिट्युएंसीज है। समझिए, वो स्वयं इस मुद्दे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो बताइए वहां पे उनको सहायता कैसा मिलना चाहिए? इसी मुद्दे को लेकर तो मैं और आगे बढ़ रही हूँ कि एक स्त्री ही समझ सकती है जब और एक स्त्री को बेवजह तलाक मिलता है, और वो भी ऐसी तुरंत एक पल में। यही तो मेरा मुद्दा है कि प्रधानमंत्री जी जो दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जिस प्रकार से हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में जो मुसलमानों की तरक्की चाहते हैं, वो ये होने नहीं दे रहे। और मैं आई वांट टू बिकम दैट चैनल कि इस प्रकार से प्रधानमंत्री जो देना चाह रहे, मैं वो जरिया बनना चाह रही हूं उन तक पहुंचने के लिए, ताकि मैं उनकी भी उन्नति के लिए मेहनत करूं। जी, यानी कि आप कह रही हैं कि प्रधानमंत्री और पिछड़े मुसलमानों के बीच एक दीवार भी है, जो प्रधानमंत्री की बातें, उनकी योजनाएं, उनकी चीजें उन तक नहीं पहुंचने दे रही। अगर पहुंच गई तो वो जागरूक हो जाएंगे। नहीं पहुंचने देते हैं, नहीं जाने देते, ताकि वो जागरूक हो जाएंगे, नहीं पहुंचने देते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि एमआईएम चीफ जो हैं वो कहते हैं कि बीजेपी ये जो अगड़ा मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान कर रही है, पासमानदा मुसलमानों की बात कर रही है, वो दरअसल मुसलमानों को डिवाइड करने की एक प्लानिंग है, एक कॉन्स्पिरेसी है। अच्छा, जब ये जय भीम के बात लेके आगे निकल पड़ते हैं और ये बोलते हैं कि हम लोग एससी एसटीओं का ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तब क्या वो हिंदू एससी एसटीओं को डिवाइड नहीं कर रहे? क्या किसी को डिवाइड करना इनका ही हक है? तो मुसलमान को भड़काऊ स्पीच देकर हिंदू मुसलमान को डिवाइड नहीं कर रहे हैं लोग? क्या डिवाइड करना इनका जागीर है? ये करते हैं साहब, डिवाइड हम कहाँ करते हैं? पसमानदा मुसलमान का मतलब क्या है? गरीब है तो पसमानदा ही तो कहते हैं ना। तो कोई तुरंत दूसरा शब्द लगाओ आप, तो वो बात बताएंगे। अब उर्दू में पसमानदा मुसलमान ही तो कहते हैं जो गरीब है, तो उनका ही तो मदद करना चाह रहे। ये डिवीजन कहां से आ गया? बंटवारा कहां से आया? दरार कहां से आ गया? इसका मतलब है आप नहीं चाहते हो प्रधानमंत्री गरीबों के लिए ठहरे, क्योंकि एक बार प्रधानमंत्री गरीबों के लिए ठहर गए, वो गरीबों को समझ में आ गया, तो गरीब अभी समझ लेगा ना भैया कि अरे हमारा दाता तो प्रधानमंत्री है, हमारा दोस्त तो प्रधानमंत्री है, हमारा शुभचिंतक तो प्रधानमंत्री है। जब पसमानदा मुस्लिम ये समझ जाएंगे तो इनके गिरफ्त से बाहर निकल के आ जाएंगे। ठीक है माधवी जी, ये तो बहुत बड़ी
जी, ये तो हैदराबाद की जी बात जी हो जी गई। 2-3 सवाल माधवी जी आपसे मैं लूंगा और इसके बाद हम लोग इस जो इंटरव्यू है इसको कंक्लूजन की तरफ ले चलेंगे। एक जो टॉपिक है वो ये है कि एक हिजाब पर बहुत इशू होता रहता है। कर्नाटका में भी हमने देखा है, हैदराबाद में भी हमने देखा है, और इसमें बयान भी बहुत आते हैं, चाहे वो स्कूलों में हो, कॉलेजों में हो। इसे लेकर आप क्या मानती हैं? क्या स्कूल कॉलेज में बच्चों को नॉर्मली जाना चाहिए विदाउट किसी ऐसे धार्मिक रिलीजन के किसी लिबास के साथ, या फिर उनके बगैर? और यह मुद्दा इसमें दो प्रकार के हैं। एक, जो आप रेगुलर स्कूल कह रहे हो, ये रेगुलर स्कूल का मतलब क्या है? स्कूल्स जो हिंदुओं ने एस्टैब्लिश किए हुए हैं, जो स्कूल्स हिंदुओं ने प्रारंभ किए, हिंदू रिलीजियस एजुकेशन देने का हक है। एक ही सिंपल मुद्दा। हिंदुओं को जो स्कूल्स वो शुरू करते हैं, जैसे वहां पे भगवत गीता या हिंदू पाठ पढ़ाने के लिए मुझे नहीं मिलता है, पूरा देश को ये जाना है, मुझे नहीं मिलता ये हक, आर्टिकल 30 मुझे नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू जो स्कूल प्रारंभ करते हैं वो सभी को एक ही प्रकार के वस्त्र भूषण डालकर, यूनिफॉर्म डालकर, वहां पे कोई मजहब का बात नहीं लेते हुए पढ़ना चाहिए। अब आप बताइए, जब ये बात है तो माइनॉरिटीज कहाँ जाना चाहिए? इसलिए उनके लिए अंबेडकर भाई ने आर्टिकल 30 रखे हैं, फैसिलिटी की एक सहूलत है उनके लिए। क्या है ये? कि आर्टिकल 30 के तहत मुसलमान लोगों को, सिख लोगों को और जैन्स को, इन सब को अपने अपने मजहब के हिसाब से अपने पढ़ाई के इंस्टीट्यूशंस खोलने के हक है, जहां पे वो लोग इस्लाम भी पढ़ा सकते हैं और जी, स्टेट या सेंट्रल रिकग्निशन लेकर वो लोग अंग्रेजी के पढ़ाई भी पढ़ा सकते हैं। जब इनको इतना बड़ा उनके लिए एक फैसिलिटी दिया गया है, एक हक उनके हाथ में दिया गया, तो लड़की हिजाब पहनकर वहीं तो जाना चाहिए। तो इसके बारे में 75 ईयर्स से नहीं बात करते हुए, मदरसों को इतना गरीब स्थिति में रखते हुए, दयनीय स्थिति में रखते हुए, वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज का फंड्स उनको ना देते हुए, वहां पे बच्चे इस्लाम भी पढ़े, बेचारे डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, इतना जब सहूलत आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसको आप बच्चों को नहीं बताएंगे, मुसलमानों को नहीं बताएंगे, और आप कहेंगे जैसे हिंदू को हक नहीं दिया जा रहा है स्कूल खोलने के बाद हिंदू के रिलीजियस पढ़ाई करने के लिए, अब वहां हिजाब पहनाकर वहां भी जाने की बात कर रहे हैं। तो आप क्या करना चाह रहे हो? तोड़ना चाहते हैं। अगर समझिए आप, एक कॉमन स्कूल में कोई हिजाब पहन के आएंगे, कोई कोई भगवा रंग पहन के आएंगे, कोई दूसरा और पहन के आएंगे। अब बच्चों में क्या सिखाना चाह रहे? मजहब से बच्चों को तोड़ना चाह रहे उतनी छोटी उम्र से। अब बताइए भाई, दरार कौन लेके आना चाह रहे? कौन तोड़ रहे इस देश को? बच्चे इतने छोटे होते, नन्हे मुन्ने होते, उनके दिल के लिए आर्टिकल 30 दिया गया है, ताकि अभी जैसे कि मदरसा होता है तो लड़की हिजाब पहन के जाती है तो सारी हिजाब लड़कियों को देखती है, तो उसके दिल में ज्यादा कुछ और पैदा नहीं होता। पढ़ाई कर लेती है अच्छी तरह से, कोई अंग्रेजी पढ़ाई कर लेते हैं, स्कूल जाते हैं, इस्लाम भी पढ़ लेते हैं, कुरान भी पढ़ लेते हैं, आराम से घर आ जाते हैं। दैट इज द रीजन। उसी वजह से हम बाकी के स्कूल्स में एक यूनिफॉर्म रखते हैं, ताकि बच्चों के बीच में किसी प्रकार का दरार ना आए। इट्स अ हेल्थी मेंटल सिचुएशन, एक मानसिक स्वस्थ स्थिति है वो, जिससे बच्चे बड़े होकर अपने देश को प्यार करेंगे, अपने जगह को प्यार करेंगे। आप चाहते हैं नहीं होना चाहिए, टूटना चाहिए इस देश। अरे वाह, कौन है साहब आप? सही में कहती हूँ, ये बच गए सो रजाकार सही है। कासिम रजवी जी का वारस है ये लोग। इनका तसल्ली नहीं हुआ, एमआईएम को लेकर तसल्ली अभी तक नहीं आया इनको। जी माधवी जी, आपको क्या, आप एक ऐसे, आपने कहा कि आप जिस जगह रहती हैं वहां पर मेजॉरिटी में हैं मुसलमान, क्या लगता है आपको इस देश में सीए, एनआरसी और यूसीसी की आवश्यकता है, और है तो किस ग्राउंड पर है और कितनी है? साहब इतनी इंपॉर्टेंट मैं बताती हूँ, क्योंकि पे जितने लोग बांग्लादेश से आ गए हैं हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में, अच्छा, हैदराबाद में भी है? बहुत सारे हैं। मेरा हिसाब से तकरीबन 1.5 लाख तक रहेंगे वो लोग।
वो लोग छीन रहे हैं पूरे लोकल मुसलमानों के रेशन कार्ड्स, लोकल मुसलमानों के बनाने का सारा हक वो लोग छीन रहे हैं। अब बताइए, तो इसी को रोक टोक करने के लिए तो ना प्रधानमंत्री जी अमित भाई इतने तड़प रहे हैं, ताकि यहाँ का मुस्लिम जो जन्म लेकर बड़ा हुआ है, अगर उसको ना मिले हक, कोई यूं ही निकल के आ गए किसी और देश से और वो लोग इनका हक ले लिए, अभी क्या फायदा? यहाँ का मुस्लिम क्या करेगा, कहाँ जाएगा? और जो आ रहे हैं इस्लाम देशों से तो आ रहे, अगर वो लोग उनके देश को ही नहीं चाहिए तो हमको भैया अपने मुसलमान के खाना को, रोटी को छीन कर उनको दे दें। माधवी जी, ये कह रही हैं आपकी 1.5 लाख के आसपास बाहरी बसे हुए हैं, तो इनको सपोर्ट कौन करता है? इनका ये फलते फूलते कैसे हैं? ये राइज कैसे कर रहे हैं? इनको इनके डॉक्यूमेंट्स कैसे बन जा रहे हैं? भाई अभी आप बताइए, जब यहाँ के लोकल के गवर्नमेंट और EMIM दोस्त हो जाएंगे तो कुछ भी बन सकते हैं। आप उनसे पूछिए, आप मुझे पूछेंगे तो मैं क्या बताऊं? आप गवर्नमेंट से पूछिए ये बात। रोहिंग्या है, क्यों है रोहिंग्या इधर? आप जीतेंगे तो आप जीतेंगे तो आप इस पर अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे? सारे रोहिंग्या को बाहर बाहर दिखाएंगे, एक्सपोज करेंगे हम, हमारे लोकल मुसलमान भाई बहनों को जो रोहिंग्या खाते जा रहे हैं ना, उनका वो हमको उनको दे देंगे। बीजेपी साउथ में कैसे राइज करेगी? इसको लेकर आप बीजेपी का भविष्य साउथ में कैसे देख रहे हैं? क्योंकि साउथ में प्रधानमंत्री का फोकस भी बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री की इस बार 24 के चुनाव में काफी रैलियां हुई हैं। माधवी जी, आपका जवाब। प्रधानमंत्री के रैली तो बहुत ही बढ़िया हुए हैं, सारे लोग जोश में हैं। जिस प्रकार से तिरुवनंतपुरम, चेन्नई में, सॉरी पूरे तमिलनाडु में हुए हैं, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हुए हैं, सारे जोश में हैं। और हमारा अन्नमले भाई भी तो है ना, क्या जोश में उन्होंने, वो भी कैंपेन कर रहे हैं, कितना अच्छा बात कर रहे हैं, कितने सारे सच्चाई को बाहर निकाल रहे हैं। अब की बार दक्षिण भी उत्तर भारत का सर एक समान से हम यहाँ से चुनौती लड़ेंगे और मोदी भाई को दिखा देंगे कि हम सब चाहते हैं कि देश एक रहे और देश की प्रगति हो जाए। आखिरी सवाल माधवी जी, कि आपकी मुखरता की प्रधानमंत्री भी तारीफ कर चुके हैं। प्रधानमंत्री से अगर आपकी मुलाकात हुई है तो उस मुलाकात में आपकी क्या बातचीत हुई? प्रधानमंत्री ने आपसे क्या कहा? एक ही बार हुई थी भैया, वो भी जब वो मल्काजिगिरी आए थे जी। तब मैंने उनसे सिर्फ नमन कर कर उनके सामने एक ही बात बताई कि प्रधानमंत्री जी अब की बार हैदराबाद हमारा है। बस इससे ज्यादा तो हम लोग, हमारे बीच में बात नहीं हुई है। तो हैदराबाद इस बार आपका है? यस है, बिल्कुल है। चलिए माधवी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, इंडिया डेली की तरफ से। और आप अपने चुनावी कैंपेन को इसी तरह आगे बढ़ाइए और आपको आपके भविष्य के लिए, राजनीतिक भविष्य के लिए, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप अपने चुनावी कैंपेन को इस तरह आगे बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद माधवी जी। माधवी लता थी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई इंडिया डेली लाइव पर, और उन्होंने खुलकर बातचीत की, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी को लेकर हो, चाहे वो हैदराबाद में डर के माहौल को लेकर हो, UCC पर हो, CA पर हो, NRC पर हो, हर एक मुद्दे पर माधवी लता ने खुलकर बातचीत की है। माधवी लता ओवैसी के खिलाफ बीजेपी के टिकट। तो माधवी लता का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने देखा। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद